चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कई लोगों को लगता है कि 1 घंटे की क्लास होती है, 1.25 घंटे की क्लास होती है, तो उसमें सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, या सप्ताह में 2 दिन होती है तो कैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी लंबी क्लासेस भी होती हैं तो उसमें डिक्टेशन होता है। जो चीज़ें आपके पास है लगभग वही चीज़ वहाँ लिखवाई जाती है, डिक्टेट कराई जाती है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा समझा देते हैं तो उससे वो लंबी क्लास हो जाती है। बाकी आपको सार रूप में सारी चीज़ यही बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो भी संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है उसको आपको फिर होमवर्क के तौर पे करना है। जा कर के अच्छे से होमवर्क करिए। जहाँ पर डाउट आता है तो पुरानी क्लासेस में चले जाइए, वहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में। तो 4 बार इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आप पुरानी 700 क्लासेस देखेंगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री 4 बार हो गया है, लगभग पॉलिटी 4 बार हो गया है, इकोनॉमी 4 बार हो गया है, ज्योग्राफी 3 बार हो गया है। तो एक से ज़्यादा क्लासेस आपको एक ही टॉपिक से रिलेशन में मिल जाएंगी। तो आप उसको करते जाइए, हो जाएगा उसका। क्योंकि एक ही टॉपिक का, एक ही क्वेश्चन का अगर आप 4-5 फॉर्म देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे, तो सारे नुआंसेस समझ में आ जाएंगे। लैंग्वेज पे भी कमांड आएगा और ये सारी सीखने की चीज़ है। इंटरव्यू तक के लिए आप पक्का हो रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से इंटरव्यू तक के लिए पक्का होंगे। ठीक है ना? तो इसको फॉलो कीजिए। चलिए, तो अब बचा हुआ जो है हिस्सा हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले WTO से शुरू करते हैं। एक और होमवर्क थोड़ा सा अच्छा लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल ये लिखने से काम नहीं चलेगा, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, और भी करिए। कौन कौन से करेंगे तो लिखते जाइए। मैं कुछ बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे बिम्स्टेक लिखिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव हो गया नाम उसका, पहले दूसरा नाम था बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक, IBSA, IBSA, ब्रिक्स, आसियान, ASEAN, ये सब कैपिटल में लिखिए। जितना भी लिखना है सब कैपिटल में। ASEAN, आसियान, ASEAN +3, ASEAN +6, ASEAN +3, ASEAN +6। नए जो हैं अभी हमारे समझौते, उनमें हम लोग क्वाड में हैं, क्वाड। ठीक है? और बाकी आप लिखिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाले ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जितने भी हैं, नॉर्थ, साउथ, उन सब इकोनॉमिक कोऑपरेशन वालों को नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पहले नाफ्टा था, साफ्टा था, पर अब तो नहीं है। ऐसे ही सार्क भी डेड हो चुका, लेकिन सार्क को लिखिएगा, उसका बहुत सारा हिस्ट्री है भारत के साथ। तो हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का भी पार्ट है वो सार्क, इसलिए वो ज़रूरी है। और हम जब तमाम प्रधानमंत्रियों के अचीवमेंट में जाते हैं तो फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी के खाते में आता है सार्क ज़्यादातर। इंदिरा गांधी को उसके स्थापना के और उसमें क्रेडिट जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर जो काम हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है? चलिए, तो ये होमवर्क हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं WTO की। WTO चूँकि एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेस इसका बता ही दिया आपको। गेट 1 जनवरी 1995 को WTO एग्जिस्टेंस में आया था। उससे पहले 1993 में लगभग डंकल प्रस्ताव, सर आर्थर डंकल,
उन्होंने ये प्रपोजल दिया था, इसलिए डंकल प्रपोजल बोलते हैं इसको, डंकल एग्रीमेंट। और डंकल एग्रीमेंट पर जब चर्चा चल रही थी, भारत में भी खूब चर्चा चली थी कि हमें WTO में जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक बार WTO में चले गए तो उसके एग्रीमेंट से बंद जाएंगे। ये एक एग्रीमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक एग्रीमेंट है। तो क्या क्या दिक्कतें आती, खास करके ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो व्यापार जब करेंगे तो टैरिफ्स है ना, तो एक होता है ड्यूटी, एक होता है टैरिफ, एक होता है टैक्स। ड्यूटी, टैरिफ एंड टैक्स। टैक्स एक होती है फीस। देखिए 4 चीज़ें समझिए, ड्यूटी क्या होती है, टैरिफ्स क्या होते हैं, टैक्स क्या होते हैं। तो टैक्स तो वो है जो राजा लगाता है एक तरह से पुराने समय में, तो अभी जो गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, रेवेन्यू, वो रेवेन्यू का पार्ट होता है। उसके बदले कोई सर्विस नहीं दी जाती, टैक्स के बदले सर्विस नहीं दी जाती। टैक्स अपने आप में बस इम्पोज किया जाता है और वो फिर ले लिया जाता है उससे, वो देना ही होता है क्योंकि वो राजा का आदेश है। टैक्स जो है एक तरह से राजा का आदेश है, यानी कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है और गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से आपको टैक्स देना है, क्योंकि टैक्स फिक्स हो गया। दूसरा नंबर आता है फीस। फीस जो होती है उसके बदले में कुछ सर्विस मिलती है। फीस के बदले में सर्विस जरूर होती है, बिना सर्विस के फीस नहीं होती। तो जनरली हम सर्विस के लिए फीस शब्द यूज़ करते हैं और गुड्स के लिए प्राइस वर्ड यूज़ करते हैं। गुड्स है तो प्राइस, तो वो प्राइस की तरह है, सर्विस का प्राइस फीस, ठीक है। ड्यूटी इम्पोज करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, तो ड्यूटी जनरली बॉर्डर पर लगाते हैं। ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज के समय में हम जब बात करते हैं तो एक्साइज पे हम लोग बात करते हैं ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो एक्साइज ड्यूटी, फॉरेन से कोई आ रहा है तो कस्टम ड्यूटी, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम में सामान होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। वो अनुपात में होता है, उसके जो गुड्स हैं उसके अनुपात में होता है। ऐसे कुछ तो भी टैक्स का कोई अनुपात नहीं होता, कोई रेशो नहीं होता। उसका सामान जितना है उसके ऊपर उतना परसेंटेज, उतना प्रतिशत ही उसके ऊपर ड्यूटी लगेगा, ठीक है। टैरिफ्स क्या होते हैं, हम लोग रूम टैरिफ बोलते हैं कई जगह, रूम टैरिफ। टैरिफ लिखे रहते हैं, होटल में जाते हैं तो रुकने के लिए, तो रूम जब देता है तो बोलता है कि ये हमारे, रेंट नहीं बोलता, रेंट वर्ड नहीं बोलता, फीस भी नहीं बोलता, है ना। वो फीस भी नहीं बोल रहा है, वो रेंट भी नहीं बोल रहा है, वो एक वर्ड यूज करता है, रूम टैरिफ्स, रूम टैरिफ्स, ठीक है ना। तो रूम टैरिफ्स जो है उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि कई बार आप कहोगे कि ऐसा ही कमरा हमारे पास भी, हम तो 400 रुपये में दे सकते हैं, आप हमसे 4000 रुपये ले रहे हैं, तो वो उसका कोई लेना देना नहीं। टैरिफ्स जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं उसका कितना खर्चा है वहाँ मार्केट में स्टेबल होने का, कंपटीशन कितना है, उस आधार पर वो करता है। इसलिए टैरिफ्स, ट्रेड के में टैरिफ्स आता है, ठीक है। तो आपको ये सब अंतर छोटे छोटे हैं, तो ये समझ में आने चाहिए। और देख लीजिएगा विकिपीडिया पे जाके एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाए। लेकिन मैंने थोड़ा इमोशनल पार्ट आपको बता दिया, भावनात्मक, ताकि जहाँ कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप उसको समझ पाएंगे। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 प्रकार की ड्यूटी की चर्चा आएगी अभी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। और टैरिफ्स आएंगे तो वो टैरिफ बैरियर माने जाते हैं। तो WTO जब बना तो उसमें यही था कि कोई भी बैरियर नहीं लगाएगा, नेचुरल फ्लो होने दो व्यापार का, बैरियर ना लगाओ। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अभी बहुत ही कम विकसित देश हैं, बहुत विकासशील देश हैं, विकसित नहीं हैं, उनको कुछ छूट दी जानी चाहिए। तो उनको हर चीज़ में एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो WTO जब बना था तो जो चीज़ 1995 के बजाय उन्होंने कहा कि ये 1998 तक लागू हो जाएगी, 3 साल में, ये 5 साल में। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, LDCs हैं,
लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए था कि वो लोग थोड़ा लेट तक कर सकते हैं, यानी कि 2000 तक कर सकते हैं। अगर 98 तक नहीं कर सकते, 2001 तक, 2 तक अपना ठीक कर लें सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो है WTO में चर्चा में हुई थी। तो WTO का जो चर्चा में होता है वो होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो मिनिस्टर्स जाते हैं, तो कॉमर्स मिनिस्टर जनरली जाते हैं उसमें। कौन जाते हैं? कॉमर्स मिनिस्टर्स। वाणिज्य मंत्रियों की बैठक होती है, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है, और उसमें एजेंडा तय होता है नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो एक ये चर्चा में रहता है। कुछ टर्म्स मैं टुकड़ों में बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक टर्म है रूल ऑफ ओरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन का जो टर्म है वो WTO के कंसर्न में है। इसमें है कि कोई भी देश जब व्यापार करेगा तो किसी दूसरे देश से वस्तु ला करके अपने देश की बता करके नहीं बेचेगा, क्योंकि हम लोग एक और टर्म इसमें यूज़ करते हैं MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो जब हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसी को देंगे कि ये हमारे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो फिर उसमें हम फ्री ट्रेड करेंगे। FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको बोलते हैं, FTA। तो फ्री ट्रेड, साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये नाफ्टा साफ्टा ऐसे ही बने हुए नाम WTO की वजह से। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हो गया तो फिर कनाडा और USA, मैक्सिको, इनमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, बॉर्डर कोई बैरियर नहीं है, कोई भी वस्तु कहीं पे भी ले जाके बेच सकता है। अब ऐसे में कनाडा कोई चीज़ अमेरिका में बेचे तो फ़ायदे में रहेगा, लेकिन चाइना या थाईलैंड में अगर कोई चीज़ बन रही है और अगर वो कनाडा बेचना चाहता है अमेरिका में, तो वो कई बार अपनी वस्तु बता करके बेचना चाहेगा, तो उसके लिए वो रूल ऑफ ओरिजिन रखा है। रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब वस्तु का जन्म आपके यहाँ होना चाहिए। ठीक है, वस्तु का जन्म यानी क्रॉप, मिनरल, उससे जिससे भी आप बना रहे हो उसका मैन्युफैक्चरिंग आपके कंट्री में हुआ है तो आप यहाँ सेल कर दो। ऐसा नहीं कि वहाँ से मंगाया और असेंबल किया और यहाँ सेल कर दिया, क्योंकि आप फ्री ट्रेड का मिसयूज़ कर रहे हो। फ्री ट्रेड इस उन चीज़ों के लिए है जो चीज़ें आपके यहाँ पैदा होती हैं, जो चीज़ें आप मैन्युफैक्चर करते हो। फ्री ट्रेड उनके लिए नहीं है। क्लियर हो गया? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसी में है, रूल ऑफ ओरिजिन भी इसी में है, और एक और क्या वर्ड बताया था हमने, मोस्ट फेवर्ड नेशन, वो वाला भी उसी में है। क्योंकि MFN का जो स्टेटस आपको दिया है वो इस वजह से थोड़ी दिया था, दोस्ती के लिहाज से दिया था, और आप उसका मिसयूज़ करने लगे। तो ऐसा कई देश करते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा किया था, चाइना से कोई चीज़ मंगा करके, और उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे, फालतू की ड्यूटीज़ नहीं होंगी, टैरिफ्स नहीं होंगे, तो आप आसानी से, सॉफ्ट बॉर्डर रहेगा व्यापार के लिए, तो आप आसानी से सप्लाई कर देंगे और पैसा आप रख लेंगे, जबकि आपके यहाँ होता ही नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि चाइना पे तो टैक्स लग जाएगा, चाइना के साथ तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि उसको MFN का दर्जा नहीं है। तो एक तो MFN स्टेटस समझिए, रूल ऑफ ओरिजिन समझिए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 3 चीज़ें बड़ी है जो छोटी छोटी टर्म है, लेकिन परीक्षा में कहीं ना कहीं घुमाते हैं। अब 2 बड़ी चीज़ें आएंगी WTO में, वो आएंगी ट्रिप्स और ट्रिम्स। ठीक है, ट्रिप्स और ट्रिम्स। तो ट्रिम्स पहले देख लेते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो जो इन्वेस्टमेंट, निवेश के जितने उपाय हैं, व्यापार संबंधित निवेश के उपाय जितने भी, तो मैंने आपको कल इन्वेस्टमेंट बताया था, FPI, FDI, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। अब लगभग ट्रिम्स उतना नहीं है, उतना काम नहीं आता, क्योंकि ओपन ट्रेड है, ओपन मार्केट है, और काफ़ी कुछ वही फॉरेक्स रिजर्व और एक्सचेंज रेट और सब मार्केट करेंसी बास्केट और उन सब पे चला गया है।
तो बहुत सारा चीज़ जो है वो अभी उतना चर्चा नहीं, लेकिन ट्रिम्स को एक पैराग्राफ में जरूर नोट्स बनाइएगा। ट्रिम्स, TRIMS, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। दूसरी चीज़ उठती है ट्रिप्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पूरी दुनिया में व्यापार करोगे तो जिस भी व्यक्ति ने इंटेलेक्चुअल क्रिएशन किया है, अपने दिमाग का उपयोग करके उसने किसी चीज़ की रचना की है, क्रिएशन किया है, क्रिएट किया है कुछ, तो उसका जो क्रिएचर है, अगर वो प्रोडक्ट चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मशीन हो, वो जो उसका क्रिएचर है वो जब आप मार्केट में सेल करते हो और उसको बेचते हो तो उससे मुनाफा कमाते हो, तो फिर जिसने बनाया उसका क्या, उसको क्या मिलेगा? तो जिसने बनाया उसको रॉयल्टी मिलेगी, उसको एक हिस्सा मिलेगा मुनाफे का, और वो मिलता रहेगा। तो वस्तुएं जो होती है जनरली उनका पेटेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट होता है, लिखा पढ़ी वाली बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, आर्टिकल्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, अगर कोई सर्किट है इंडस्ट्रियल उसका, तो सर्किट का डिज़ाइन उसका भी कॉपीराइट होता है। लेआउट, जो लेआउट्स होते हैं उनका भी होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत, हम नागपुर का संतरा बोलते हैं, तो नागपुर का संतरा बोल के कोई जर्मनी में कोई ना बेच सके कोई दूसरे नाम से, क्योंकि नागपुर का संतरा फेमस है। तो जो स्थान विशेष के नाम से अगर कोई चीज़ वस्तु प्रसिद्ध होती है तो उसको बोलते हैं भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो पेटेंट हो गया, सर्किट्स हो गए, लेआउट्स हो गए, है ना, कॉपीराइट हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस हैं, दिमाग से निकली हुई चीज़ें, इसलिए इसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। और इसके लिए बकायदा जिनेवा में एक हेडक्वार्टर वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड एट जिनेवा। और कंसेंसस भी है दुनिया भर में, कुछ कन्वेंशन है, वॉशिंगटन कन्वेंशन, और ये सब चल रहा था। पहले जो था वो बिखरा हुआ था, अलग अलग स्थानों पर कन्वेंशन हुए, हमने कई जगह, हम लोग सिग्नेटरी हैं, हमने रेटिफाई भी किया है, कई जगह पर रेटिफाई करते हैं, कई जगह केवल सिग्नेटरी हो जाते हैं। रेटिफाई करना मतलब हाँ हम ये कानून की तरह इसको मानेंगे, सिग्नेटरीज होते हैं मतलब हमारे सामने हुआ है, हम सब सहमत है। सहमत होना और कानून के तौर पे मानना, ठीक है ना। एक सौदा हो जाता है मकान का, ये मकान हमने आपको इतने में बेच दिया, एक जाके रजिस्ट्री कराए, तो दोनों में अंतर होता है, एक घर की लिखा पढ़ी होती है सौदे की और एक रजिस्ट्री होती है। तो वैसा है रेटिफिकेशन और साइंड, सिग्नेटरीज। तो हम कभी कभी किसी किसी चीज़ के सिग्नेटरी होते हैं, किसी किसी चीज़ को हम रेटिफाइड भी करते हैं, ठीक है। तो रेटिफिकेशन एंड सिग्नेटरीज, ये देखिएगा दुनिया भर में जितने ट्रीटीज़ हैं, कंसेंसस हैं, जितने जो हम लोग निकालते हैं कन्वेंशंस, उन सब में जब हमारे लोग जाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं, तो वहाँ पर केवल सिग्नेचर करके आते हैं, क्या वादा करके आते हैं, उसके आधार पर डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो पहले कॉपीराइट के बारे में, पेटेंट के बारे में, इन सब के बारे में बहुत कुछ हुआ है, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब WTO ने वो लेके आया है और उसका नाम है ट्रिप्स। और ये एग्रीमेंट जो भी WTO का मेंबर होगा वो ट्रिप्स का भी मेंबर होगा, यानी उसे ट्रिप्स मानना पड़ेंगे, ठीक है, ट्रिप्स मानना पड़ेंगे। तो ये रूल ऑफ ओरिजिन जैसा ही है, क्योंकि रूल ऑफ ओरिजिन में क्या है, हम ओरिजिन कंट्री देख रहे हैं, यहाँ ओरिजिन पर्सन देख रहे हैं, किस आदमी ने उसको जन्म दिया है, यानी वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विस है, वो कहाँ से आ रही है। इसीलिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट का CD देखते हैं ओरिजिनल, कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम 10,500 रुपये का है, 11,000 रुपये का है। डॉलर के फ्लक्चुएशन पे वो महंगा सस्ता होता रहता है,
कभी वो 10,200 का होता है, कभी 11,500 का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डॉलर रुपए का कन्वर्टेबिलिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ईजाद किया, ये उसका एक तरह से कॉपीराइट है। इसलिए जब आप पायरेटेड चलाते हैं तो एक मैसेज आता रहता है कोने में कि आप नकली वाला चला रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, आपको अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे हम लोग, वायरस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, मेलवेयर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अटक भी जाता है, बार बार प्रॉब्लम करता है, आपका वेंडर बोलता है कि प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है? सॉफ्टवेयर आपका पायरेटेड है। 10,000 रुपये में खरीदो, 10,500 में खरीदो, 11,500 में खरीदो। सीडी कितने की है? अगर आपको कोई वो उसको सीडी में कॉपी करके दे तो पायरेटेड होगा, 10 रुपये में हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का खर्चा भी तो 10 रुपये ही है ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कितने में बेच रहा है? 11,000 में। 10 रुपये की चीज़ 11,000 में बेच रहा है। कॉपीराइट उसने क्रिएट किया ना, और आप उससे फ़ायदा उठाएंगे, अपनी कंपनी चलाएंगे, अपना काम करेंगे। कोचिंग क्लास चला रहे हैं तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, तो आप पैसा कमा रहे हैं उससे। तो फिर उसको क्या फ़ायदा? माइक्रोसॉफ्ट का क्या फ़ायदा? इसलिए वो आपसे 11,000 ले लेता है। तुमको जो करना है करो, मुझे 11,000 दे दो, तभी तुम चला पाओगे। मैं सर्विसेज भी दूंगा, आगे भी इसको अपडेट भी करूंगा। क्लियर? तो कॉपीराइट का जो है वो है कि जो क्रिएटर है, क्रिएटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसके दिमाग का, उसके माइंड से निकली हुई चीज़ है, तो उसको जीवन भर फायदा होना चाहिए। हालांकि उसको भी लिमिट किया गया है, लिमिटेड है। लोगों ने कहा कि ये कब तक करेंगे, क्या उसके बच्चों को भी देंगे, उसके फिर पोतों को भी देंगे और आगे भी देंगे? बोले नहीं, उसका एक लिमिटेशन है। 30 साल के लिए, कुछ 30 साल के लिए, कुछ 20 साल के लिए, कोई 40 साल के लिए, कोई एक जनरेशन के लिए। तो उन्होंने लिमिट कर दिया है कि इतने समय तक वो रहेगा। लेकिन करंट अफेयर्स पे कोई कॉपीराइट नहीं है। इसलिए सिविल सर्विसेज की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारी करंट अफेयर्स बेस्ड है। ठीक है ना? करंट अफेयर्स समसामयिकी, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि वो न्यूज़ होती है। इसलिए दैनिक भास्कर का कॉपीराइट नहीं हो सकता। दैनिक भास्कर ने वहाँ कुछ हुआ है, घटना हुई, मंच से नेता ने ये बोला है, वो उसने छाप रखा है कि मंच से नेता ने ये बोला। वहाँ दुर्घटना हुई, उसमें 26 लोग मारे गए, ये बात उसने लिख रखी है। आज उनका निधन हो गया, ये बात उसने लिख रखी है। इसमें कॉपीराइट जैसा कुछ नहीं, क्योंकि ये क्रिएशन नहीं है, ये कलेक्शन है। तो ये एडिटिंग है, इसलिए उसके संपादक बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं, लेखक नहीं बोलते हैं। तो लेखक को मिलता है, क्रिएटर को मिलता है। तो थोड़ा दोनों पक्ष समझ लीजिएगा। कॉपीराइट हर जगह कॉपीराइट नहीं है, ठीक है? तो आप यदि कोई किसी साइकोलॉजी के ऊपर कोई किताब लिखते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी की न्यूज़ है साल भर की, कि कहाँ कहाँ साइकोलॉजिस्ट ने किन किन लोगों का इलाज किया और सफल इलाज किया दुनिया भर में, उसका अगर कंपाइलेशन है तो उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है। ठीक है? इसलिए इंटरनेट में भी आप जो चीज़ कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं या कोई मटेरियल बनाते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किससे परमिशन लें, किससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे सब ओपन पड़ा रहता है, उसी को लेके सब कुछ मैटर बनाते हैं, सारे मैगजीन वाले बनाते हैं, इसलिए वहाँ कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है? इसलिए हम अपने नोट्स जो है कभी भी सॉफ्ट कॉपी में नहीं देते ना, उसका कारण है कॉपीराइट तो है नहीं, इसलिए हम हार्ड कॉपी में ही अपने नोट्स देते हैं, क्योंकि हम शुरू से जानते हैं उस चीज़ को, कॉपीराइट नहीं है उसके ऊपर। लोग कई सारे लिख देते हैं इस पर कॉपीराइट और सॉफ्ट कॉपी दे देते हैं। सॉफ्ट कॉपी होने के बाद किस बात का कॉपीराइट? आपका PDF लाखों में पहुंच जाएगा, ठीक है ना, लाखों में पहुंच जाएगा, उसका कोई कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि वो तो करंट अफेयर्स है। आपके हर नोट्स के साथ करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी पढ़ाएंगे, विदाउट करंट अफेयर्स कैसे पढ़ाएंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स है, तो हर पेज में करंट अफेयर्स की झलक है, तो फिर तो कॉपीराइट खत्म ही हो गया, कोर्ट में टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन हमारी कोर्ट्स और पुलिस उस हिसाब से काम नहीं करती। अगर किसी ने करंट अफेयर्स का कॉपी कर लिया और पुलिस में चला गया, तो पुलिस वाला ये नहीं जानता है करंट अफेयर्स कॉपीराइट में नहीं आता, इसलिए वो गिरफ्तार कर लेगा उसकी शिकायत पे। फिर वो कोर्ट में जज को भी समझाना पड़ेगा कि सर ये एक्ट का फलाना क्लॉज देखिए, ये वाला सेक्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये करंट अफेयर्स है, और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने जो कॉपी किया है वो करंट अफेयर्स था।
है समझ में? तो जब जज के सामने आप प्रूव करेंगे तब वो आपको बाइज्जत बरी करेगा वहां से। तो वहां से बाइज्जत बरी कब करता है वो? जब जज के सामने आप प्रूव कर देते हो तब जाकर के वो छोड़ता है आपको, इक्विटल होता है। अदरवाइज हमारे यहाँ का सिस्टम बड़ा बेकार है, और इस चक्कर में अगर आपका सुनवाई का नंबर नहीं आया और 10 साल निकल गए तो 10 साल आप जेल में रह लोगे। पावरफुल आदमी है तो 1 महीने में जमानत मिल जाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो ये इंडिया का सिस्टम ऐसा ही है। इन सबको आपको लगता है कि उसी मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, उसी मुद्दे पे जो सीएम एक और हैं, हाँ हेमंत सोरेन, उसको नहीं मिली है। वो इस्तीफा दे के बैठा नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा था ज़्यादा, IRS है, उसने इस्तीफा दे दिया, तो वो सीएम नहीं है। सेम सिचुएशन है ना। तो फिर क्या है ये? कुछ भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कैसे रहेंगे। सेम चीज़ों पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, सेम चीज़ों पर आपको नुकसान हो सकता है, सेम चीज़ों पर आप जेल जा सकते हैं, सेम चीज़ों पर आपको फांसी हो सकती है, सेम चीज़ों पर आपको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, सेम चीज़ों पर आपके करोड़ों रुपए जा सकते हैं। सेम कंडीशन पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कितना समझदार है। इसलिए समझदारी और अवेयरनेस बहुत मायने रखती है। ठीक है, केवल पढ़े लिखे होने से बात नहीं बनती, डिग्री होने से बात नहीं बनती। समझदारी वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इसलिए पुरानी क्लासेस देखिए, बहुत चीज़ें बताई हुई है हमने, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतनी चीज़ें बताई हुई है पुरानी क्लासेस में मैंने। 700 क्लास हैं, 715 से ज़्यादा। कल 716 नंबर की क्लास थी, आप जाके देखिए। इतनी चीज़ें हैं उसमें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप जिन चीज़ों पे परेशान हो, उन चीज़ों पे परेशान होना छोड़ देंगे। जो लोग आपको डराते हैं वो आपसे डरने लग जाएंगे। जो काम अभी तक अटके हुए हैं वो काम हो जाएंगे। ये मतलब ये कोई केवल IAS की तैयारी नहीं है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। पूरी ज़िंदगी बदल जाती है इससे। पर वो करना पड़ेगा, उसको जा कर के उसको सुनिए, पढ़िए, समझिए उस चीज़ को। बहुत काम की चीज़ है। तो ये दूसरी क्लासेस से ये डिफरेंट है। वहाँ केवल एग्ज़ाम क्लियर होता है, और वहाँ पर 99% एग्ज़ाम क्लियर टीचर की वजह से नहीं होता। ध्यान रखिए, वो बच्चा अगर उस टीचर के पास नहीं भी जाता तब भी वो एग्ज़ाम क्लियर करता। वो तो टीचर को ज़बरदस्ती क्रेडिट दे रहा है एक तरह से, क्योंकि वो बच्चा ही अच्छा है। वो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो अभी 8th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में। मुझे मालूम है वो IAS बनेगा, क्योंकि वो बहुत तेज है, बहुत तेज है। इतने तेज हैं कि वो ग्रेजुएट को पीछे छोड़ते हैं। अभी 10वीं में है, कोई 11वीं में है, लेकिन वो ग्रेजुएट को पीछे छोड़ देता है। ग्रेजुएट से ज़्यादा अच्छा होमवर्क करता है, ग्रेजुएट से ज़्यादा टेस्ट में मार्क्स लेके आता है अभी 11th में। लेकिन जब टेस्ट लेते हैं तो वो ग्रेजुएट वाला 58 लेके आता है, वो 63 लेके आता है। 63 क्वेश्चन ठीक करता है वो। अब वो IAS बनेगा कि नहीं? क्योंकि अब वो तो 5-6 साल और पढ़ेगा अभी, तो तब जाकर वो 21 साल का होगा। वो तो आज ही लेके आ रहा है मार्क्स। तो ये जो बच्चे हैं, अब ऐसा बच्चा अगर ऐसे किसी टीचर के हाथ लग जाए, दिल्ली चला जाए या किसी कोचिंग को ज्वाइन कर ले, तो ये तो उस टीचर के ऊपर एहसान कर दिया उसने, क्योंकि वो तो बनेगा ही, उसको तो बनना ही है। ऐसे ही बच्चों से वो फोटो छाप के जो है वो करते हैं। उन्होंने थोड़े ही उन बच्चों के लिए कुछ किया है, लेकिन हमारे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें हमने बच्चों को बनाया है, उनके माइंडसेट को गढ़ा है, उनको तैयार किया है, उनको सोचना सिखाया है, उनको लिखना सिखाया है, बोलना सिखाया है। इसलिए हमारी क्लासेस जो हैं वो उसको पूरा कंप्लीट पर्सनालिटी बनाती है। हमारी स्टाइल से वो सोचने लगता है, हमारी तरह बोलने लगता है, हमारी तरह लिखने लगता है, क्योंकि वो क्लासेस सुनता है, इसलिए उसका निर्माण हुआ है। तो एक स्टूडेंट का सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे निर्माण जो है वो उन क्लासेस में नहीं होता, क्योंकि वो तो डिक्टेट कर रहे हैं। जो चीज़ उसके पास छपी हुई पड़ी हुई है उसके बैग में, वो उसको खोल नहीं रहा, बल्कि टीचर उसी चीज़ को लिखवा रहा है और वो बैठ के लिख रहा है।
और 3-4 घंटे हो गए और वो उठ के चल देता है नमस्कार करके, और एक दिन वो बन जाता है। उसमें टीचर का क्या रोल है? वो तो उसके बैग में पड़ा हुआ था जो उसने नोट करवाया, उसने जो डिक्टेट कराया वो तो उसके बैग में पड़ा हुआ था, छपा हुआ था, बल्कि उसने तो और गलत स्पेलिंग लिखा है, उसमें तो प्रॉपर स्पेलिंग के साथ पड़ा हुआ था। इसमें कौन सा टीचिंग हुआ? ये कोई टीचिंग ये नहीं है, ये तो डिक्टेट कराना हुआ, समझाता ही नहीं है। यहां आप देख रहे हैं हम लोग एक एक चीज को खोल के समझा रहे हैं। थोड़ा सा पेड क्लास में ये हो जाता है कि इंटरैक्टिव पैनल होता है, बोर्ड होता है, और उसको अलग तरीके से समझाते हैं, बस इतना अंतर होता है, बाकी तो हम वही चीज समझा रहे हैं आपको। तो उस चीज को समझिए, पुराने क्लासेस को इग्नोर मत कीजिए, उसमें लॉ समझाया हुआ है, कानून की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, संस्कृति की बातें हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, व्यापार है ना, नेताओं के बारे में, हमारे लीडर्स के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है, हमारे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने वाले लोगों के बारे में, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स वालों के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, अंबेडकर के बारे में है, सबके बारे में। गांधी के ऊपर भी ढेरों लेक्चर हैं हमारे, 6-7 लेक्चर होंगे गांधी के ऊपर। जगह जगह पर चीज़ों को कोट किया गया है, बताई गई है। वो सब मोती हैं एक तरह से, उन सबको पिरोना है आपको, एक माला बन जाएगी, वो सक्सेसफुल हो गए आप, वही IAS है। अलग से कहीं मत भटकिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसमें जो सब चीज़ें बताई गई है उनको ध्यान से सुनिए, समझिए, और उसमें जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को करिए, आप IAS हो जाएंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक IAS बनने के लिए परफेक्ट है वो सब कुछ। अब आप कितना करेंगे उसको, कितने प्रतिशत तक फॉलो करेंगे उस पर डिपेंड करता है। 100% फॉलो कीजिए, इसी साल बन जाइए। परसेंटेज कम रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर बनेंगे, 1-2 सालों में बनेंगे। बस करंट अफेयर्स जोड़ते जाना है। हमने उस समय में करंट अफेयर्स में साल 2017 का बता रखा है, तो आप 24 का कर लीजिए। हमने जो चीज़ 2019 की बता रखी है उसको आप 2024 का कर लीजिए, तो आंकड़े सुधार लीजिए, बस चीज़ें वहीं रहेंगी। तो उसको करिए, बहुत काम की चीज़ें। आगे भी क्लासेस जारी रहेंगी, हर सैटरडे संडे को ये जो क्लासेस हैं इसमें हम आपको वो अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अब हमारे पास, अब हम गर्व से कह सकते हैं हमारे पास लगभग 1000 घंटे का कलेक्शन है। 1000 आवर, 1000 घंटे, 1000 घंटे निकालना बड़ा मुश्किल काम होगा। 100 दिन का प्रोग्राम तो है, अगर 10-10 घंटे भी डेली निकालें और 10 घंटा देखेंगे तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे। 5 घंटा तो 200 दिन का प्रोग्राम, 6 महीने से ज़्यादा का प्रोग्राम, 7 महीने का प्रोग्राम है हमारे पास, लगभग 7 महीने का प्रोग्राम। रोज 5 घंटा भी यदि कोई देखे तो 7 महीने लग जाएंगे। 5 घंटा डेली भी अगर कोई देखेगा तो इतना मैटर रखा हुआ है। इसलिए अब हमारे पास एक स्टोरेज है, हमारे पास एक भंडार है। अब हम वो चर्चा कर सकते हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ, और ये कलेक्शन बढ़ता जाएगा। हर सप्ताह 2 वीडियो डालते हैं तो हर सप्ताह काम बढ़ता जाएगा, तो 1 महीने में 8 वीडियो है ना, तो वो कलेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा, उसका फायदा उठाइए। अलग से बाहर भटके मत। हाँ, सपोर्ट ले सकते हैं आप, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उसी टॉपिक को आप किसी को और अच्छा सा समझना चाहते हैं, किसी ने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो उसका सुन करके उसमें से नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जोड़ लीजिए उसको इसमें। तो एड ऑन तो कर सकते हैं चीज़ें, आप डिलीट नहीं कर सकते। उनमें ये नहीं कह सकते कि हमारे जो 700 वीडियो देखेंगे आप, 700 से ज़्यादा वीडियो, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए थे, उसमें ये और होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत है और ये नहीं होना था, ये ऐसा नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो तो बेसिक चीज़ है, उतना तो होना ही है। उसके अलावा तो फिर 100 गुना 200 गुना आप चाहे जितना करना है करो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम है, वो मिनिमम वाला है, उतना तो आप करके ही रहो। तो WTO वाला चलते हैं। तो कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? ट्रिप्स। तो ट्रिप्स वाला करिएगा। इसके बाद
दो प्रकार की ड्यूटी लिखिएगा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग निर्यात को बाधित करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होने देना, आयात विरोधी, उसको काउंटरवेल करना। ऐसे ही एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होती है वो अगर कोई सस्ता माल बेच रहा है बाहर से, तो कब एंटी डंपिंग कब मानेंगे, जब वो अपने देश में लागत से कम में बेच रहा है, अपने देश से लाके, यानी मैन्युफैक्चरिंग में जितना उसका खर्चा आया है उससे कम में वो बेच रहा है, इनपुट कॉस्ट से भी कम में वो बेच रहा है, एक। दूसरा, इस देश में उस चीज का वैल्यू जो है, उस वस्तु का भाव जो है वो ज्यादा है और वो कम दाम पे बेच रहा है। ऐसी चीजें जब करते हैं तो इसको बोलते हैं डंपिंग, डंप करना, ठीक है। तो ये जो डंपिंग है इसके अगेंस्ट कोई भी ड्यूटी लगा सकता है। अगर कोई डंपिंग करता है तो ये वाली छूट देते हैं, इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। अब WTO से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारत में, WTO और इंडिया, जब हम बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन और भारत, ये जब चैप्टर आता है तब एक बात आती है कि WTO और इंडिया में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, इश्यूज जो डिस्प्यूटेड हैं, जिनके बारे में विवाद है। उनमें सबसे ज़्यादा मुद्दा है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का, भारत कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा, और एग्रीकल्चर में सब्सिडी का मुद्दा, सब्सिडी का मुद्दा। तो सब्सिडी के जो मुद्दे हैं, भारत सरकार जो सब्सिडी देती है वो सब्सिडी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें तो 3 बॉक्स में उन्होंने बांटी है, ठीक है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो थोड़ा एग्जाम्पल समझ लीजिए अभी जल्दी जल्दी में, क्योंकि उसको जाकर के विकिपीडिया पे देख लीजिएगा। और तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी का एग्जाम्पल हो जाएगा MSP, हमारे यहाँ जो MSP दिया जाता है जनरली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं तो एक तरह से किसान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो किसान को अब चूंकि सस्ता हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाकर के वो व्यापार कर पाएगा, बेच सकता है, निर्यात कर सकता है। तो दुनिया भर में इस सब्सिडी का विरोध होता है कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है वो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए भी सरकार बहाना मारती है कि हम WTO के नियमों से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं और हम MSP नहीं दे सकते, ठीक है। तो MSP वाले मुद्दे पे जब आते हैं तो ये वाला डिबेट आता है। दूसरा है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ये जो पहला एम्बर बॉक्स सब्सिडी है ये सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन के ऊपर दिया जा रहा है, इसलिए उसका सीधा सीधा विरोध है, कृषि से जुड़ा। दूसरा है किसान सम्मान निधि, PM किसान। जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है उसमें क्या आता है, एक तरह से PM किसान, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, और वो भी एक प्रकार की सब्सिडी है, ठीक है। वो भी एक प्रकार की सब्सिडी है, लेकिन वो चूंकि फसल पे नहीं दी जा रही, वो किसान को दी जा रही, सीधी किसान, और उसको भी खाते में दी जा रही है। हम ना तो फर्टिलाइजर का नाम ले रहे हैं, ना हम क्रॉप का नाम ले रहे हैं, ना हम इरिगेशन का नाम ले रहे हैं, ना हम बिजली बिल का नाम ले रहे हैं। तो कई बार हम कौन सी सब्सिडी देते हैं, बिजली बिल को माफ़ कर देते हैं, कई बार फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देते हैं, कई बार सीड पे सब्सिडी देते हैं, तो कई तरह की सब्सिडी देते हैं। तो सब्सिडी का मुद्दा जो है वो आता है। तो
ये 3 प्रकार की सब्सिडी। चौथी सब्सिडी ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो अलाउ है, ठीक है, वो दे सकते हैं। WTO मानता है कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी जा सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी सब्सिडी हैं जिनको ब्लू बॉक्स में डाला हुआ है, तो ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन खास चीज़ मैंने आपको बता दी। यहाँ कोई पेज आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, है ना। बाकी तो टर्मिनोलॉजी को पढ़ लीजिए, लिख लीजिए उसको, एक एक पैराग्राफ में एक एक सब्सिडी को लिख लीजिए। तो ये सब्सिडी हैं। तो सब्सिडी की विरोध सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे देश जो है भारत का विरोध करते हैं कि आप गड़बड़ करते हैं। जैसे करेंसी के ऊपर विरोध होता है कि आप करेंसी मैनिपुलेटर हैं। इंडिया जो है करेंसी मैनिपुलेटर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटे से बचने के लिए अपने करेंसी को गिरा देता है या एकदम मजबूत कर देता है। वो अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्टिक है। ऐसे ही आप अपने किसानों को इस टाइप का सपोर्ट करते हैं। ये जो सपोर्ट करते हैं इससे दूसरे देश के किसानों को नुकसान होता है। तो आप WTO के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और भारत कहता है कि हम चूंकि विकासशील देश हैं, हमारे किसान गरीब हैं, हमारे यहाँ क्लाइमेट थोड़ा ख़राब रहता है, मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम होती है, ड्राउट आ जाता है। तो ये जो रेनफॉल पैटर्न की वजह से हमको दिक्कत आती है, इसलिए हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। और थोड़ा सा चुनाव जीतने के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि किसान बहुत बड़ा वर्ग है और किसानों को लुभाना पड़ता है। और किसान आंदोलन आपने देखा था, MSP मुद्दा है उसमें, फिर से दोबारा भी किसान आंदोलन हुआ, उसमें MSP इशू लेके गए थे ना। हाँ, वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा, जिनसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस है, ज़्यादा क्रॉप है, उनके ऊपर MSP दिया जाए। अभी लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर दिया जा रहा है। तो लिस्ट भी देख लीजिएगा कौन कौन सी क्रॉप्स ऐसी हैं जिन पे MSP ऑलरेडी दिया जा रहा है, और कौन कौन सी डिमांड में है जिनका डिमांड किया जा रहा है कि MSP दिया जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर, तो WTO एंड एग्रीकल्चर, या फिर उसका इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ऐसा भी लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में ही आप देखेंगे तो दूसरे और मुद्दे हैं जो किसानों को थोड़ा सा परेशान करते हैं, जैसे कि GM क्रॉप्स, क्योंकि किसान उस पर डिपेंड करने लगते हैं, कंपनी पे। किसी फेमस कंपनी से आपको बीज लेना है, क्योंकि पहले बीज जनरली किसान थोड़ा बचा लेता था अपने पास और अगले साल उसी को बोने का काम करता था। अब वो बीज उसको जो है खरीदना पड़ता है, तो कंपनी से खरीदना पड़ता है। टर्मिनेटर सीड्स आ गए जो अगली बार नहीं उगेंगे, एक ही बार उगेंगे, एक बार फसल देंगे, अगली बार अगर आप उसको बोना चाहते हो तो वो उगता नहीं है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर सीड्स। GM क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बैसिलस थुरिंजिएंसिस वाला टॉपिक यहाँ आएगा WTO से रिलेटेड। ये सब हमारे लिबरल LPG का नतीजा है। तो बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक में भी है, मिल्क प्रोडक्शन वाले में भी, यानी कि काऊ, बफेलो, इन सब का जो नस्ल है, जो उसकी रेस है, उसको ही चेंज कर देना, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा देना। और आपने देखा बहुत सारी ड्रग्स हैं जो एक क्वेश्चन आता रहता है, कोल्चिसिन का भी आता है, और एक ड्रग वो है जो जिससे कि वल्चर्स की संख्या कम हो गई। DPT नहीं, हाँ DPT तो इंसेक्टिसाइड है, हाँ इंसेक्टिसाइड है। आप बताइए और कोई बहुत ही फेमस ड्रग है, पेन किलर है? नहीं, पैरासीटामोल क्यों होगा? 20 सालों से क्वेश्चन आ रहा है उसका, जिसकी वजह से वल्चर्स की संख्या कम हो गई। डाइक्लोफिनेक, यस, डाइक्लोफिनेक, हाँ, गिद्ध का लीवर फेल हो जाता है। गुड। तो डाइक्लोफिनेक एक पेन किलर है जो दिया जाता है गोवंश को, बोवाइन फैमिली के एनिमल्स को, गाय को, भैंस को। और ये जब डेड बॉडीज़ को फेंक देते हैं, गिद्ध उनको खाते हैं तो गिद्ध की डेथ हो जाती है। तो गिद्धों की संख्या जो कम
हुई है वो डाइक्लोफिनेक की वजह से हुई। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 4-5 साल पूछा, खूब इन्जॉय किया, अब बंद कर दिया। लेकिन इंटरव्यू का अभी भी है, क्योंकि इंटरव्यू में अभी भी वही भोंदू लोग जाके बैठते हैं, उनको पता नहीं है कि 5 बार पूछ चुका है यूपीएससी प्री में, उनको अभी होश नहीं है। तो इंटरव्यू में अभी वो ऐसे तन करके बैठ करके ऐसा पूछते हैं जैसे नया क्वेश्चन आज ही निकाल के लाएं, जबकि 20 साल से पूछ रहे हैं। ठीक है, उनको आज पता चला है, उनको कल शाम को पता चला, इसलिए वो इंटरव्यू में पूछता है दूसरे दिन। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे घटिया लोग बैठते हैं, सबसे कम नॉलेज वाले लोग बैठते हैं, ये ध्यान रखिए। राजनीतिक तौर पर जो पहुंच होती है ना जिन लोगों की, उनको इंटरव्यू में स्थान दिया जाता है। और राजनीतिक तक पहुंच किसकी होगी? जो पढ़ता लिखता नहीं है। पढ़ने लिखने वाला आदमी तो लाइब्रेरी में बैठता है, किताबों के साथ बैठता है, वो किसी नेता की गाड़ी के आगे पीछे थोड़ी घूमेगा। ये वो लोग हैं जो दो मिलाते फिरते हैं नेताओं के इधर उधर, वो पोस्टिंग लेते हैं और वही लोग वहाँ इंटरव्यू में बैठते हैं। ठीक है, तो इनसे सावधान रहिए। इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा होता है, मूर्ख भी बहुत है, अकल भी बहुत कम है, और इसलिए गलत चीज़ पे भी अड़ जाते हैं तो उसको अड़े रहने दीजिए। बोलिए हाँ सही है, दिन को रात, रात को रात, दिन को दिन, तुमको जो कहना है उल्टा कहलाना है उल्टा कह लो, तुम जो बोल रहे हो सही हो। ठीक है, जैसा बोल रहे हो, क्योंकि ईगो बहुत है। पॉलिटिकल पोस्टिंग्स है, सारी नेताओं के फ़ोन गए, उससे पोस्टिंग हो गई, अध्यक्ष भी वही बने हुए हैं। हेंकड़ी अलग है, आता कुछ नहीं है, घमंड बहुत ज़्यादा है। हाँ सभी जगह, सभी जगह सारे ऐसे ही हैं, सब फर्जी हैं, सारे फर्जी हैं। और काफ़ी लंबे समय से, पहले कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के समय में पहले केवल कांग्रेस ही होते थे, अब बीजेपी संघ और इनसे जुड़े हुए लोग हैं। पढ़ने लिखने से फुर्सत ही नहीं होती, नहीं तो आप ऐसे कार्यक्रमों में कैसे जा पाएंगे? पढ़ने लिखने वाला आदमी कैसे जाएगा? तो वो तो फालतू बात है, सब बकवास चीज़ है। तो इसलिए उसकी कोई टेंशन मत करिए। उस दिन बस अगरबत्ती लगाई, उस दिन हनुमान जी बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, उस दिन आपका जो इष्ट है उसका अगरबत्ती लगाइए कि भाई थोड़ा ठीक ठाक आदमी, जो कम खिसका हुआ हो और मेरी बात को सही ले ले, उसको बुरा ना लगे, बस ऐसा आदमी मुझे मिल जाए तो मैं गंगा ना हूँ बस, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉलेज का टेस्ट ही नहीं, नॉलेज तो आपने टेस्ट दे दिया, प्रीलिम्स आपने अपने बलबूते पे क्रॉस किया, मेंस में आपने लिख के बताया, अब बोलना ही तो है। अब क्या बोलना? अब तो इसका मतलब नॉलेज वाला पंगा नहीं है, सारा पंगा अब केवल उसका ही है। चलिए, हाँ तो एग्रीकल्चर में ये वाली चीज़ जरूर लिखेगा। ठीक है, थोड़ा एमएसपी समझ लीजिए, किसानों से संबंधित मुद्दे में। यहाँ पर एग्रीकल्चर में एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जन्म कैसे हुआ, तो हरित क्रांति के समय में इसका जन्म हुआ। हरित क्रांति के बाद, खास करके जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा तो जो दाम है वो गिरने लगे। ओवर प्रोडक्शन से दाम गिरने लगे, यानी प्राइस कम हो गई। प्राइस कम हो गई तो वही लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई वो लागू हो गया। तो लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से दाम कम हो गए, तो किसानों को लगा कि इस फसल को उगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो पैसा मिलता नहीं है। तो फिर सरकार ये कॉन्सेप्ट लेके आया, अभिजीत सेन रिपोर्ट, और खास करके वर्तमान में यदि देखें तो डॉक्टर स्वामीनाथन। अभी डॉक्टर स्वामीनाथन के, जिनको अभी नोबेल प्राइज़ मिला, इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नोबेल नहीं, वो उनको मिला भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मिला। नोबेल तो नॉर्मन बोरलॉग को मिला था हरित क्रांति के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये होना चाहिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब ये कि अगर मार्केट में कोई लेने को तैयार नहीं है, उसको जो लागत आई है उसको कम से कम जो उसने लगाया है इनपुट कॉस्ट, वो तो निकल कर के आए। तो उसको मापने का तरीका जो है उन्होंने दिया, नया तरीका दिया। अभी तो पुराने तरीके से ही, अभी जो घर वाले लोग काम करते हैं उसको नहीं जोड़ा जाता है अभी, उसकी और बहुत सारी उसकी जो कॉस्ट है उसको जोड़ा नहीं जाता। अभी केवल ये जोड़ा जाता है कि उसकी कॉस्ट कितनी आई है और कितना पैसा उसने लगाया है, और ये थोड़ा बहुत जोड़ा जाता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें नहीं जोड़ी जाती। तो एमएसपी अभी कम है,
ठीक है ना। अभी एमएसपी में एक दो चीज़ें और जुड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी इनहेरेंट कॉस्ट होती है उसकी। आप कहीं से पैसा लाए थे, उसका ब्याज भी लगा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें अगर आप जोड़ेंगे तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो 1200 रुपये चला जाएगा। अभी जैसे किसी का एमएसपी 1000 रुपया है, 1100 तय किया हुआ है, ठीक है, और अगर आप कॉस्ट और जोड़ेंगे तो 1300 रुपये हो जाएगा। तो अभी पुरानी कॉस्ट पे ही दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन जो रिकमेंड कर गए हैं वो कॉस्ट और अच्छी हो जाएगी, 1500 रुपये के आसपास हो जाएगा। जिसका 1100 है वो 1500 रुपये हो जाएगा। ये वो कॉस्ट है जो गांव का बनिया जो है वहाँ माल उठाते समय उसको पैसा नहीं देता, उतना नहीं देता, वो 800 रुपये लगा रहा है। तो सरकार 1100 रुपये मिनिमम में ले रही है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नुकसान भी हो गया। नुकसान ये हुआ कि पंजाब जैसे राज्य में जहाँ पानी ठीक ठाक है, ये सब हमने तैयार किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसे राज्यों के लिए जो यूपी का ऐसा इलाका है जहाँ पानी कम है। चावल जैसे होता था बंगाल में और छत्तीसगढ़ में, और यहाँ इन लोगों के लिए तैयार किया, तो उन्होंने चावल उगाना शुरू किया। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो देश भर का गड़बड़ा गया। पंजाब कभी भी चावल नहीं उगाता था, पंजाब गेहूं के लिए जाना जाता था, और वो एमएसपी फसलों के लिए जाने लगा। इसीलिए किसान आंदोलन में आपको पंजाब के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि वो एमएसपी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, है ना। तो पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट हुआ है, और इसीलिए पराली की समस्या भी है। नहीं तो पराली की समस्या नहीं होती, क्योंकि वो चावल का जो स्टबल है वही तो फिर वो बाद में जला रहे हैं। तो स्टबल बर्निंग जो है वो इसीलिए। तो दो समस्याएं निकली उसकी वजह से। एक तो पानी की समस्या, क्योंकि वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, पानी भर के रखना पड़ता है आपको चावल के लिए, तो पानी ज़्यादा लगता है। तो वाटर गजलिंग क्रॉप्स नॉर्थ में उस हिस्से में चली गई जहाँ ज़्यादा पानी लगता है और था नहीं। तो एक तो वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ गया, तो वाटर टेबल नीचे चला गया, एक प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ स्टबल बर्निंग हुआ तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, है ना, और हवा ख़राब हो गई दिल्ली तक। और तीसरा प्रॉब्लम हो गया क्रॉपिंग पैटर्न, और एमएसपी ज़्यादा देना पड़ रही है सरकार को। एमएसपी के लिए मना नहीं कर सकते, इसलिए तीनों नए कृषि कानून आए। तो उनका सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ, क्योंकि वो उस क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर देगा। क्योंकि नए कृषि कानूनों में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिलायंस और अडानी और ये तय करने वाले थे कि आप बोओगे क्या। तो क्रॉपिंग पैटर्न अपनी मर्जी से तो कर नहीं पाएंगे, वो सब तय होगा कॉरपोरेट के माध्यम से, जिन्होंने 10 साल के लिए 20 साल के लिए खेत को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 5 साल के लिए। और फिर उसमें नए कृषि कानूनों में ये भी था कि एसडीएम वगैरह सुनेंगे, उस कोर्ट में आप नहीं जा पाओगे, तो उधर जुडिशरी में नहीं जा पाओगे, इधर एसडीएम और कलेक्टर ही सुनेंगे। और एसडीएम कलेक्टर किसकी बात मानते हैं, सीएम की बात। समझ में आए, वो तो ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए अगर अडानी और अंबानी के खिलाफ अगर फैसला दिया तो ट्रांसफ़र हो जाएगा कलेक्टर का, एसडीएम का। तो ये पूरा पंगा था उसमें। तो ये इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। तो तीनों कृषि कानून भी इसमें समझ में आ जाएंगे। एमएसपी का मुद्दा जो अभी दूसरी बार हड़ताल हुई वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझिएगा। तो एमएसपी, एक इशू और था एमएसपी के साथ एपीएमसीज का, मंडी का विपणन, है ना, मार्केटिंग प्रोक्योरमेंट के लिए। अब चूंकि एमएसपी आया तो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट के लिए सरकार ने कहा कि प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था हम करेंगे, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट करेगा, भारतीय खाद्य निगम। उसके गोडाउन पूरे देश में है, और हमारे गोडाउन भरने तक हम किराए पे भी लेंगे गोडाउन, बाहर भी शेड लगा करके जैसे तैसे। हम आपने देखा सीहोर में जो गेहूँ होता है, तो सीहोर का गेहूँ कई बार बाहर भी प्लेटफॉर्म बना करके उसको ढक करके रखा जाता है, तो गवर्नमेंट खरीद लेती है। कई बार आप जाएंगे तो इंदौर भोपाल रोड जाम रहता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट चल रहा होता है, खरीदी चल रही होती है एफसीआई की, किस पर, एमएसपी पर। और एमएसपी पर जब खरीदी चल रही होती है तो एफसीआई को खरीदना पड़ता है। जितना भी लोग किसान लेकर के आएंगे उनका सबका माल खरीदना होगा एमएसपी पर, मना नहीं कर सकते। तो गोडाउन बनाते हैं तो एक टेम्परेरी गोडाउन भी बनाए जाते हैं, अस्थायी गोडाउन बनाए जाते हैं। तो अभी तो गोडाउन की सीमा और ये तो कहाँ खरीदे जाएंगे, एपीएमसीज में खरीदे जाएंगे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उपज मंडी बोलते हैं ना, कृषि उपज मंडी, कृषि उपज विपणन मंडी कमेटी, समिति। तो वो जो कमेटी है वो इलेक्टेड बॉडी होती है, इलेक्शंस होते हैं मंडी कमेटी के इलेक्शंस,
आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचार भी होता है उसका, मंडी कमेटी के इलेक्शंस, उसमें ट्रेडर्स और फार्मर्स दोनों ही वोट करते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव मंडी कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, यानी अध्यक्ष बनता है। और वो फिर एपीएमसीज में, यानी ये जो मंडियां हैं जहाँ पर ये सेल होता है, तो उनकी सारा अरेंजमेंट देखता है, उनकी व्यवस्था देखता है कि वहाँ गोडाउन है कि नहीं है, रखने की जगह तो कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि नहीं, शेड बना हुआ है कि नहीं, किसानों के खड़े रहने की जगह है कि नहीं है, उनके खाने पीने की जगह है कि नहीं है, साफ़ सफाई कैसी है, टॉयलेट्स कैसे हैं, है ना, बारिश में ख़राब तो नहीं हो जाता है, आंधी आती है तो क्या होता है ऐसे प्रोडक्ट्स का। तो और फिर इनको ट्रेडर्स जो खरीदेंगे वो बिडिंग लगा करके, हाईएस्ट बिड जो बोलता है उसको वो सेल करना पड़ता है। तो ये जो बिडिंग प्रोसेस है ये फेयर है कि नहीं है। ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन एपीएमसीज करती हैं कि ट्रेडर्स रजिस्टर्ड होंगे, यानी जो व्यापारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। यानी एपीएमसी में खरीदारी जब होगी तो फर्स्ट प्रोड्यूस जो पहली बार हार्वेस्ट हो करके फर्स्ट टाइम खेत में से निकल के एपीएमसी में पहुंचेगा। सेकंड हैंड मार्केटिंग नहीं होगी। सेकंड हैंड मार्केटिंग मतलब यानी ऑलरेडी किसी व्यापारी ने खरीद के किसी गोडाउन में फंसा रखा है और उसको लाकर वो मंडी में बेच रहा है, ऐसा काम एपीएमसी में नहीं होता। एपीएमसी में सीधा किसान अपने खेत से निकाल करके एपीएमसी में लेके आता है और ट्रेडर्स फिर उसको अपने गोडाउन में रखते हैं। अदरवाइज एफसीआई तो खरीदता ही है, एफसीआई अपने गोडाउन में रखता है, ठीक है। और बीच में आईटीसी आया था, वो ई चौपाल लगाता था, इसलिए आईटीसी का ई चौपाल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। आईटीसी का ई चौपाल, वो गांव में ई चौपाल लगाते थे, इसलिए आपने ई चौपाल देखा होगा। ई चौपाल के आपने बहुत सारे वो भी देखे होंगे, लोटस के और उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, है ना, छोटे मॉल होते हैं। तो जहाँ किसान प्रोड्यूस अपनी तुलवाने के लिए रखा हुआ है और जहाँ वो आईटीसी खरीद रहा है, आईटीसी, और आईटीसी ने ही वहाँ पर मॉल भी बना कर रखा है। अब चूँकि किसान के पास 70,000 रुपये आ गए, अपना प्रोड्यूस उसने बेच दिया, वो 70,000 रुपये से कुछ खरीदारी करेगा, टेलीविज़न खरीद लेगा अंदर जा कर के, है ना, किराने का सामान सब रखा रहता है। तो पूरा शॉपिंग मॉल भी बना दिया था उसने, कि पूरा मार्केटिंग का एक अपना प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई थी 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के समय, आईटीसी ई चौपाल, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुराना हो गया। लेकिन ये जो नए कृषि कानून थे इनमें कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था थी और पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज का चेन, और 3 लोगों ने बांट लिया था, अडानी, अंबानी और दमानी ने। तो अडानी ने कहा था कि मैं स्टोरेज करूंगा, अंबानी ने कहा मैं रीसेल करूंगा, यानी जो प्रोड्यूस है वो। दमानी जो है वो तेल निकालने में लगे हुए थे कि जो ऑयल सीड्स हैं उनमें से ऑयल कंपनी है ना, वो तीन गुजराती ने पूरा 3 कानून पे कब्जा किया था, पर वो दुर्भाग्य से हो नहीं पाया, उनके दुर्भाग्य से, अपने सौभाग्य से, ठीक है। तो जो भी था, तो एपीएमसीज में रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा नीडेड हैं। तो उसका लिखिएगा कि एपीएमसी में क्या क्या सुधार। आप जब कलेक्टर बन के जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा काम होगा। प्रशासन का बहुत दखल होता है एपीएमसीज में, क्योंकि कलेक्टर के पास बार बार शिकायतें आती रहती कि वहाँ होर्डिंग हो रहा है, होर्डिंग, जमाखोरी। तो इन्फ्लेशन, महंगाई जब बढ़ती है तो कई बार आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होता है, आर्टिफिशियली लोग होर्डिंग करके रख लेते हैं, इलीगल होर्डिंग। जो ने प्याज जमा करके रख लिया बहुत ज़्यादा, मार्केट में शॉर्टेज आ गया, स्कार्सिटी हो गया तो प्राइस बढ़ गया, फिर जब प्राइस बढ़ गया तब उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। तो ये जो पूरा होता है, कलेक्टर को इस पर निगाह रखनी पड़ती है। वो गोडाउन का ताला तोड़ के वो सब पकड़ना पड़ता है। कोई गोडाउन में ज़्यादा माल इस टाइप का इलीगल है तो उसको सील करना पड़ता है। ये सब आए दिन काम करना पड़ते हैं। कौन व्यापारी गड़बड़ कर रहा है उसको जेल भेजो, किस व्यापारी ने नकली नोट दे दिए किसानों को, उनको पकड़ो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कलेक्टरों के सामने आते रहते हैं और कलेक्टर उस पर एक्शन लेते रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत काम का टॉपिक है और ये यूपीएससी पूछे। देखो यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट वही है जो कलेक्टर का और एसपी का काम है। आप कहोगे कि इकोनॉमिक्स तो इतना लंबा चौड़ा है, ये टॉपिक तो ऐसा है, वो टॉपिक तो ऐसा है, लेकिन कलेक्टर के काम का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, फिर वो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एपीएमसीज लिख लीजिएगा।
तो इस तरह से ये मुद्दे हैं जो सब WTO और इससे जुड़ते हैं। बाकी IMF पढ़िएगा, मैं अगली बार से तो फिस्कल पॉलिसी पढ़ाऊंगा, थोड़ा बजट और उस पर चर्चा करके ख़त्म करेंगे इकोनॉमी, ठीक है। और फिर करंट अफेयर्स में चलेंगे, उसके बाद से 1 या 2 क्लासेस जो होंगी वो करंट अफेयर्स की होंगी एग्ज़ाम से पहले, 16 जून से पहले। तो अभी तो आपके सामने IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो लोन देता है, और इसके साथ वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को भी लिखिएगा, और वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया इस टॉपिक को जरूर लिखिएगा। IMF एंड इंडिया, तो IMF नहीं अभी रेटिंग की थी, भारत तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसका इन्फ्लेशन ऐसा है, उसका GDP ऐसा है, तो ये सारी बातें IMF समय समय पे करता रहता है, रेटिंग भी करता रहता है। SDR कल बताया था आपको, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, IMF में जो तय होता है किसे लोन मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो किसके पास कितना SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स किसके पास कितने हैं। तो 75% SDR आप अपने डोमेस्टिक करेंसी में ले सकते हैं, 25% आपको रिकॉग्नाइज करेंसी में लेना पड़ेगा, जैसे कि डॉलर वगैरह में। तो SDR अभी अमेरिका के ही ज़्यादा है। अगर कोई कंट्री अपने आप को SDR में रिकॉग्निशन कराना चाहता है तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना पैसा वहाँ फंसा के रखना पड़ेगा, CRR की तरह, ठीक है। वहाँ जैसे CRR बैंकों का पैसा ले लेते हैं ना रिजर्व बैंक वाले, ठीक वैसे ही SDR, स्पेशल ड्राइंग, पेपर गोल्ड कहते हैं। तो SDR के ऊपर कमेंट लिखिएगा। सॉफ्ट लोन विंडो, सॉफ्ट लोन की खिड़की कही जाती है IBRD, वर्ल्ड बैंक, है ना, तो इसको लिखिएगा। ADB लिखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक शॉर्ट नोट एशियन डेवलपमेंट बैंक पे लिखिएगा। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसके साथ ही ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज की बात यहीं ख़त्म करता हूँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम मन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की